नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल आरक्यू वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं मगध का उत्कर्ष और मगध के उत्कर्ष के अंतर्गत आज मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। हम देखेंगे मगध के उत्कर्ष का ये भाग 1 है। सहित हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। जो प्रश्न 10 मैं दिखाऊंगा उनका विवरण भी आपको दिखलाऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे सकूं। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम पहला प्रश्न है, मगध के उत्कर्ष से किस राजवंश का संबंध नहीं है? यहाँ पर दिया हुआ है नहीं है। अक्सर पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं में हो चाहे विश्वविद्यालयों में, जहाँ पर 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के पूछे जाते हैं उनमें हो। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो जो है नहीं को निगलेक्ट कर जाते हैं और है समझ लेते हैं, इसलिए उनके प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मगध के उत्कर्ष से किस वंश का संबंध नहीं है। ऑप्शन है हर्यक वंश, नाग वंश, मौर्य वंश या सातवाहन वंश। तो हम देखते हैं इसमें कि जो हर्यक वंश है यहीं से मगध का उत्कर्ष प्रारंभ होता है। इसके अलावा नाग वंश में शिशुनाग सबसे पहला ऐसा राजा है जिसने इसको स्थापित किया हुआ था। इसके पहले भी नागवंश था। ऐसा माना जाता है कि जो मगध के लोग थे, खास तौर से हर्यक वंश के लोग थे, वो भी नागवंशी थे। तो नागवंश का एक हमको बड़ा दिखलाई देता है एरिया, खास तौर से भारत के मध्य भारत से लेकर के उत्तर भारत तक का एरिया। मौर्य वंश है तो मौर्यों की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी, तो इसका भी संबंध हो जाता है। और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सीमा मगध की बढ़ती है, सबसे अधिक सीमा जो है इसी राजवंश के समय में बढ़ती है, और वो था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। लेकिन इसमें जो ये चौथा ऑप्शन दिया है सातवाहन, ये दक्षिण भारत के थे और इन्होंने महाराष्ट्र तक के एरिए पर कब्जा कर रखा था। इनका संबंध जो है मगध के उत्कर्ष से नहीं है या मगध से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा कि सातवाहन वंश का संबंध मगध के उत्कर्ष से नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, मगध की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो इस तरीके के प्रश्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां पर विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और सही उत्तर का चयन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन देखते हैं, पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, वैशाली या चौथा अंग। तो हम देखते हैं कि जो गिरिब्रज है इसको राजगृह भी कहा जाता है, और इसको राजधानी बनाने वाला पहला जो शासक है वो हर्यक वंश का है, उसका नाम बिंबिसार है। बिंबिसारपुरी भी कहा जाता था राजगृह को, हम देखते हैं कई सारी पुस्तकों में दिखलाई देता है। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन है 2 वो सही है गिरिब्रज। लेकिन पाटलिपुत्र जो है ये बाद में राजधानी बनाया जाता है हर्यंकों के ही काल में, लास्ट के शासकों द्वारा। वैशाली जो है ये भी बाद में राजधानी बनता है नागों के द्वारा। और अंग जो है ये पड़ता है भागलपुर में, और भागलपुर का जो क्षेत्र है वो अंग के ही अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी चंपा थी और इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और एक समय ये बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। वैशाली बिहार के वैशाली जिले में है, वैशाली नाम का जिला ही है। इसकी पहचान बसाड़ से की जाती है, और बसाड़ में ही पड़ता है बाखरा। बाखरा में एक अशोककालीन स्तंभ है जिसको बाखरा का स्तंभ कहते हैं। और इस तरीके से जो देखा जाए तो पाटलिपुत्र का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो किया था मौर्यों ने, जो कि मध्य एशिया तक के क्षेत्र तक पहुंच गए थे, या ये कहें अफगानिस्तान और
ईरान तक के एरिए तक ये लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काबिज थे। और यदि हम अशोक के 13वें शिलालेख का देखें, 13वें शिलालेख में, तो पता चलता है कि मिस्र, सीरीन और मैसेडोनिया यहाँ तक के जो राजा हैं वो धम्म का पालन कर रहे थे। तो इस तरीके से सेंट्रल एशिया और अफ्रीका का बहुत सारा देश भी आ जाता है मौर्यों के कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य में। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न नंबर 3 है, राजगृह कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो इस तरीके के प्रश्न अभी फिलहाल नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो विद्यार्थी इस चीज़ को जानते रहें कि जो राजगृह है ये पहाड़ियों से घिरा था। कितनी पहाड़ियों से घिरा था? ऑप्शन देखें, पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है पंच पहाड़ी, इसको कहा जाता है पंच पहाड़ी। और इन पंच पहाड़ियों में रत्नागिरी भी आता है और गृद्धकूट भी आता है। तो ये जो है गृद्धकूट, यहाँ पर बुद्ध आकर रहा करते थे, रत्नागिरी पहाड़ी की ही श्रृंखला में पड़ता है। तो ये पंच पहाड़ियों से घिरा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लोहे और हाथियों की प्राप्ति मगध के किस क्षेत्र से हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस तरीके के प्रश्न जब यूजीसी नेट, पीएचडी के एंट्रेंस या फिर पीजीटी, टीजीटी या एक दिवसीय किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या चौथा है पश्चिमी क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि जो मगध का क्षेत्र पड़ता है वो दक्षिण में पड़ता है बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है उधर पड़ता है मगध। और उस समय का जो मगध क्षेत्र हुआ करता था वो वर्तमान झारखंड को भी लिया हुआ था। तो झारखंड और बिहार मिल करके पूरा, खासतौर से जो गया और राजगीर तक का एरिया है, उधर के एरिया में देखा जाए तो मिल करके वो पूरा उधर मगध का एरिया कहलाता था। और इस तरीके से जो दक्षिणी क्षेत्र है मगध का, वहाँ से ये हाथी और लोहे प्राप्त हुए। हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है कि लोहे मिलने से अच्छे किस्म के हथियार बने और इन हथियारों का प्रयोग करके जो शासक थे मगध के, जैसे बिंबिसार है सबसे पहले, उसने अपने राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया। फिर हाथियां मिल गईं, ये युद्ध क्षेत्र में काम आती थी। इनके ऊपर राजा हाथी हौदा बना रहता था, हाथी हौदे में बैठा रहता था, यहाँ से ये अपना संधान करता था भाले वाले से। तो ये बातें हम पहले भी देख चुके हैं जब मगध का उत्कर्ष देख रहे थे, खास तौर से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के क्रम में जब हमने मगध को देखा था तब हमने ये देखा था कि लोहे और हाथियों की प्राप्ति के बाद मगध जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद बिहार में सम्मिलित नहीं था? विद्यार्थियों को ये तो पता है कि बिहार में कुछ महाजनपद थे, किंतु बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं जानते हैं कि उन महाजनपदों के नाम क्या क्या हैं। तो ऐसे प्रश्न जब कभी पूछ लिए जाते हैं बीपीएससी या बिहार स्पेशल में तो बड़े कंफ्यूज होते हैं, या एक दिवसीय किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं, पहला है अंग, दूसरा मगध, तीसरा वज्जी, चौथा मल्ल। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद बिहार में थे उनमें से अंग था, ये भागलपुर क्षेत्र में था। भागलपुर क्षेत्र में मगध जो है वर्तमान राजगीर राजधानी देखें तो इसका प्राचीन राजधानी के रूप में राजगृह या गिरिब्रज का बाद नाम मिलता है। इसी तरीके से वज्जी जो है वो वैशाली क्षेत्र में था और ये 8 गढ़ों का एक संघ हुआ करता था। मल्ल जो थे ये
कुशीनारा और पावा के माने गए हैं और ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है कि जो मल्ल महाजनपद है ये जो है नहीं था बिहार के क्षेत्र में सम्मिलित। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, मगध के आक्रमण की नीति का पहला शिकार कौन सा महाजनपद बना? बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये तो पता है कि मगध ने कई सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपने में मिला लिया, लेकिन ये नहीं पता चलता कि सबसे पहले किसको मिलाया गया। तो हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन अवंती, 2 कोसल, 3 अंग और 4 मल्ल। तो अब ये बहुत कंफ्यूज करता है कि पहला शिकार कौन सा हुआ, तो वो था अंग। अंग में ब्रह्मदत्त नाम का राजा है और ये जो है व्यापारिक जो केंद्र है खासतौर से अंग में चंपा, यहाँ से बंगाल के क्षेत्र में या जो ताम्रलिप्ति का क्षेत्र है यहाँ के क्षेत्र से जो व्यापार चल रहा था साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, उस पर एकाधिकार करके बैठा हुआ था अंग का राजा। इसलिए इस पर आक्रमण करके बिंबिसार ने इसको मगध में मिला लिया था। एक दूसरा कारण भी विद्वान लोग देते हैं कि अंग के राजा ने कभी बिंबिसार के पिता को पराजित किया था, इसीलिए जो है बिंबिसार ने आक्रमण करके अंग के राजा को पराजित किया और अंग पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि वज्जी संघ 8 गणों का संघ था? ये बहुत ही रिसेंट और कह सकते हैं नए प्रश्न के रूप में दिखलाई देगा, क्योंकि अक्सर ये नहीं पूछा जाता, बल्कि क्या पूछा जाता है कि वज्जी संघ में कितने गण थे, तो लोग 8 बता लेते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि वज्जी संघ है और 8 गण हैं। अब इस प्रकार से नेक्स्ट लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके के प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना है। इसी कारण से इसको समाहित किया गया है और इसके ऑप्शन हम देखते हैं। पहला है दिव्यावदान, दूसरा है आर मंजूश्री मूलकल्प, तीसरा सुमंगल विलासिनी, चौथा है दीपवंश महावंश। तो जो दिव्यावदान है इससे हमको कई सारी जानकारियां मिलती हैं। खासतौर से हम देखें तो इसमें जो पुष्यमित्र है, पुष्यमित्र को बताया गया है कि ये मौर्य काल का ही शासक है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है सुमंगल विलासिनी, ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इस बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो वज्जी संघ है वो 8 गणों का संघ था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। दीपवंश महावंश सिंहल या श्रीलंका के क्षेत्र से मिला हुआ है और सिंहली भाषा में लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? देखने में बड़ा इजी लग रहा होगा, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को याद भी हो गए होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता है कि एक्चुअल में कौन था संस्थापक और कैसे स्थापना हुआ था हर्यक वंश का। तो हम देखते हैं कि पहला है बिंबिसार, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा अजातशत्रु, चौथा उदयन। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि बिंदुसार और बिंबिसार में साम्यता होने के कारण वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि किसने हर्यक वंश की स्थापना की थी और किसने आगे चल करके 3 नीतियां, जो आक्रमण की नीति है, वैवाहिक नीति है और मैत्री की नीति है, उसको अपनाया था। तो ऐसे में हर व्यक्ति, हर एग्जामिनी जो है वो बिंदुसार को ही लगाकर चला आता है, जबकि बिंदुसार जो है ये मौर्य शासक है, मौर्य वंशीय शासक है और अशोक का पिता है। अशोक का पिता है। इसके समय में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, तक्षशिला विद्रोह हुआ था और एक नहीं 2 बार विद्रोह हुए थे। तो इस तरीके से ये मौर्य वंशी शासक है।
इसीलिए मैं कह रहा था ये देखने में आसान है लेकिन समझना बड़ा कठिन है। अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र है, उदयन अजातशत्रु का पुत्र है। तो जो हर्यक वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार है। बिंबिसार ने ही 3 प्रकार की नीतियां अपनाई थी साम्राज्य विस्तार के लिए, जिसकी चर्चा हमने बिंबिसार नाम के एक टॉपिक पर ही किया हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं, उसका वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 9, किसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तो अब देखिए, राजधानी परिवर्तन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाएगा। और पाटलिपुत्र का स्थानांतरण बहुत बार पूछा जाता है। पहली बात तो ये कि जो पाटलिपुत्र बना हुआ था ये अजातशत्रु के आखिरी दिनों में ढूंढा गया था कि कहीं राजधानी दूसरी जगह ले जाना है। असुरक्षा का भाव देखते हुए राजगृह या गिर अजातशत्रु नाम का जो वीडियो है वो मेरे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो अजातशत्रु के समय में ढूंढने के बावजूद यहाँ पर राजधानी नहीं बनाई गई थी। राजधानी बनाई जाती है इसके पुत्र उदयन द्वारा। तो जो उदयन है ये पाटलिपुत्र अपनी राजधानी ले आता है। कहाँ से? राजगृह से। राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर के आता है उदयन, जो कि अजातशत्रु का ही लड़का है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। शिशुनाग जो है वो नागवंश जो इस क्षेत्र में दिखलाई दे रहा है, बिहार के क्षेत्र में, इसका संस्थापक माना जाता है शिशुनाग। और उग्रसेन महापद्म नंद की बात आती है नंदों के साथ कि नंद वंश का संस्थापक माना जाता है उग्रसेन को। इंटरेस्टेड बात यह है कि उग्रसेन नाम मिलता है बौद्ध ग्रंथों में और महापद्म नाम मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में। इस तरीके से दोनों नामों को मिला करके इसका एक बड़ा नाम बन जाता है उग्रसेन महापद्म नंद। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 उदयन बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, किसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया? ऑप्शन देखते हैं, महानंदिन, शिशुनाग, कालाशोक या घनानंद। तो यहाँ कहा जा रहा है किसने राजधानी वैशाली को बनाया। अब फिर एक बार राजधानी परिवर्तन की बात यहाँ की जा रही है। अक्सर विद्यार्थी राजधानी परिवर्तन के प्रश्नों में उलझ जाते हैं और गलत ऑप्शन का चयन कर लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो शिशुनाग है ये पहले काशी का राज्यपाल होता है और जब ये राजा बनता है तब ये अपनी राजधानी वैशाली को बनाता है। इसके बाद इसका जो लड़का कालाशोक है ये राजधानी पुनः पाटलिपुत्र लाता है और ये पाटलिपुत्र से वैशाली ले जाता है। अब पाटलिपुत्र लाता है लेकिन एक बड़ी चीज़ देखने को मिलती है, इसने वैशाली के बालुकाराम बिहार में, बालुकाराम जो बिहार था, बौद्ध बिहार था, इसमें बौद्ध संगीति जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति, इसका आयोजन करवाता है कौन? कालाशोक। और इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। वैशाली राजधानी लाने का काम शिशुनाग ने किया, कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र ले जाने का काम किया। और जो घनानंद है ये नंदवंश शासक है, नंदवंश का अंतिम शासक है। और इसके समय में ही सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट आया हुआ था किस क्षेत्र में? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें से इसकी सेनाएं व्यास नदी तक आने का कार्य की थी। इसके बाद उनको पता चला कि कोई प्रतापी राजा है जो मगध का शासक है, तो ये लोग वहीं से वापस चले जाते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है। तो आज हमने देखा 10 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न और संभावित उनका हल। इन सब पर चर्चा विस्तृत तरीके से
किया गया है मगध के उत्कर्ष में, जो कि आरक्यू वर्ल्ड चैनल पर ही पड़ा हुआ है। आप लोग जा करके उसको देख लें। इसके बाद इन प्रश्नों को हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये भाग 1 है। अब मगध के उत्कर्ष पर लगातार हम लोग मल्टीपल चॉइस प्रश्न देखते रहेंगे बीच बीच में, और धीरे धीरे करके हम लोग पूरे बिहार पर जो है मल्टीपल चॉइस प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर कहीं ना कहीं हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया जाए। और धीरे धीरे करके मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाऊंगा। बहरहाल ये आप लोगों के सामने 10 प्रश्न थे। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।